हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। सो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 2 का लेसन नंबर 16 ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द एनवायरनमेंट। बाकी के लेसन्स ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसका पहला टॉपिक है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब कि ह्यूमन पॉपुलेशन किन वजहों की वजह से बढ़ रही है वो सब हम पढ़ेंगे। स्पेसिफिक लोकेशंस पे ओवर पॉपुलेशन बढ़ सकती है। मेनली सिटीज़ में ऐसा होता है क्योंकि जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं वो भी बेटर लिविंग कंडीशन के लिए सिटी में माइग्रेट करते हैं, जिसकी वजह से सिटी के अंदर ओवर पॉपुलेशन बढ़ जाती है। अब आगे हम काफ़ी सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे जिसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। तो पहला है इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अब एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी सारी मॉडर्न टेक्निक्स आ चुकी हैं और एग्रीकल्चर के अंदर फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये सब भी यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से यील्ड इंक्रीज होती है। फूड रिसोर्सेज की कमी ना होने की वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। दूसरा रीज़न है डिक्रीज इन डेथ रेट एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। मेडिकल फैसिलिटीज़ अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और मेडिसिन्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। साथ ही साथ वैक्सीन्स भी बन चुकी है काफ़ी सारे डिजीज़ेस के लिए, जिसकी वजह से जो डेथ रेट है वो कम हुआ है और बच्चे भी ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन साइज बढ़ते ही जा रहा है। थर्ड रीज़न है एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एडवांस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के आ जाने की वजह से रिसोर्सेज की कमी नहीं पड़ रही है और ये लार्ज ह्यूमन पॉपुलेशन को सपोर्ट भी कर रही है। फोर्थ फैक्टर है लैक ऑफ अवेयरनेस। इलिटरेसी, पॉवर्टी और लैक ऑफ अवेयरनेस अभी भी हमारी सोसाइटी में है। लोगों को पता ही नहीं है कि अगर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। लोगों को वेरियस फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में भी नहीं पता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन और बढ़ती जा रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन एनवायरनमेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर। कि अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ ऐसे ही बढ़ती रही तो उसका एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा, ह्यूमन हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा और वेलफेयर पे क्या असर पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है डिफोरेस्टेशन। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा फूड, स्पेस एंड एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी और एग्रीकल्चरल यील्ड भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि हम लार्ज पॉपुलेशन को सपोर्ट कर पाए। और इसके लिए नए एरियाज बनाए जाएंगे एग्रीकल्चर करने के लिए, जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन होगा। फॉरेस्ट को हटा दिया जाएगा अर्बनाइजेशन के लिए, नई नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ताकि लोग फिर रहेंगे कहाँ। डिफोरेस्टेशन की वजह से फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी पड़ जाएगी और फिर इसका एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी लॉस। अगर फॉरेस्ट कम जाएंगे तो उसकी वजह से फ्लोरा और फौना भी कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से इकोलॉजिकली इम्बैलेंस क्रिएट होगा। थर्ड पॉइंट है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की वजह से एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज अर्बन एरियाज में बहुत ही तेजी से कम होते जाएंगे। लार्ज पार्ट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन को प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं मिलेगी और ना ही साफ पीने का पानी, जिसकी वजह से हेल्थ इम्पैक्ट्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनेंगी इस ह्यूमन पॉपुलेशन को, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए, तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। एनवायरनमेंट डिग्रेड हो सकती है, लैंड यूज चेंज आ सकते हैं और ओवरऑल पोल्यूशन भी हो सकता है। पोल्यूशन होगा तो फिर लोगों की हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है लैंड डिग्रेडेशन। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड होगा, वाटर रिसोर्स भी कम हो जाएंगे, सॉइल डिग्रेड हो जाएगी, सॉइल इरोजन हो सकता है और काफ़ी सारी चीज़ें। सिक्स पॉइंट है जनरेशन ऑफ वेस्ट। जितनी ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा वेस्ट भी जनरेट होगा, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट दोनों, जिससे कि इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ इम्पैक्ट्स दोनों ही हो सकते हैं। सेवन पॉइंट है लॉस ऑफ फ्रेश वाटर। अगर ओवर पॉपुलेशन होगी तो फिर वाटर की भी नीड बढ़ेगी
जिससे कि सरफेस और ग्राउंड वाटर दोनों ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा और फ्रेश वाटर की कमी हो जाएगी। 8th पॉइंट है क्लाइमेट चेंज। ओवर पॉपुलेशन की वजह से गैसेस पॉल्यूटेंट्स की मात्रा एयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इंक्लूडिंग ग्रीन हाउस गैसेस। 9th है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से काफ़ी सारे लार्ज क्वांटिटी में पॉइजनस गैस रिलीज होगी, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स, जिससे कि ओवरऑल एटमॉस्फेयर पे भी असर पड़ेगा और हमारे इन्वायरमेंट पे भी, और हेल्थ भी खराब होगी। लास्ट पॉइंट है प्रोडक्टिविटी। अगर एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा तो सिर्फ एनवायरनमेंट पे असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी पे भी असर पड़ेगा। पॉल्यूटेड एयर और वाटर की वजह से काफ़ी सारी डिजीजेज हो सकती है हमारे वर्ल्ड में। अगर ज़्यादा लोग बीमार पड़ेंगे तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी कंट्री के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स इन पॉपुलेशन कंट्रोल। पहले हमने देखा कि पॉपुलेशन बढ़ी कैसे, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा हमने देखा कि अगर ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी तो फिर क्या क्या हो सकता है। अब तीसरा है कि हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो पहला है मिनिमम एज ऑफ मैरिज। इंडिया के अंदर शादी करने की एज मिनिमम मेंस के लिए 21 ईयर्स है एंड वुमेन के लिए 18 ईयर्स है। इस लॉ को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चाहिए और लोगों को भी अवेयर करना चाहिए इस चीज़ को लेके। नेक्स्ट है बेटर एजुकेशन। एजुकेशन देना चाहिए सोसाइटी को, जिससे कि लोग भी समझे चीज़ों को। एजुकेटेड फैमिलीज ज़्यादातर डिले मैरिज प्रेफर करते हैं और वो अपनी फैमिली शॉर्ट ही रखना चाहते हैं। थर्ड है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी अर्बन और रूरल एरियाज़ में, तो उससे लोगों की इनकम भी इम्प्रूव होगी और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी, जिससे कि ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे कि वो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स ही अपनाएं। फोर्थ है फैमिली प्लानिंग। हमें अवेयरनेस इंक्रीज करनी चाहिए अबाउट फैमिली प्लानिंग मेथड्स, जिसकी वजह से फैमिली साइज रिड्यूस होगा। फिफ्थ है इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट लोगों को बर्थ कंट्रोल मेजर्स अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है, जैसे कि वो टैक्स बेनिफिट्स दे सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन फुटप्रिंट। कितने अमाउंट में ग्रीन हाउस गैस, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज हुई है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसी को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाउस गैस के अमाउंट हम कैसे कम कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में। तो हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स यूज़ करके, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके, एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस यूज़ करके, रूम हीटर्स, एसी, इन सब चीज़ों का कम इस्तेमाल करके, और लोकल एंड ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करके। अब नेक्स्ट टॉपिक है रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स एंड कम्युनिटीज। तो इस टॉपिक को मैंने सिंपल में इस तरफ लिख दिया है। तो रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन RNR एक प्रोसेस है उन लोगों को या उन फैमिलीज की मदद करने के लिए जिनको अपना घर छोड़ना पड़ा किसी लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से, और उन्हें अब नया घर ढूंढना पड़ रहा है। RNR प्लान का मेन एम यही है कि जितना हो सके ऐसी फैमिलीज की मदद करना, ताकि वो अपनी लाइफ फिर से रीबिल्ड कर सके। RNR प्लान बेस्ड है नेशनल पॉलिसी फॉर रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट 2003 एंड नेशनल रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी 2007 पे। RNR प्लान को इम्प्लीमेंट किया था गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि अफेक्टेड फैमिलीज की हेल्प हो सके। एक डिटेल्ड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया गया था इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने से पहले। अब नेक्स्ट टॉपिक है CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस व्हीकल्स इनिशिएटिव इन दिल्ली। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है और ये एक मेजर कंसर्न बन गया है दिल्ली के लोगों के लिए भी। WHO ने जो 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज बताई थी, उनमें से दिल्ली भी एक है। यहाँ पे पोल्यूशन का मेन कारण है एयर पोल्यूशन, जो कि वेक्यूलर एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से होता है, एंड वाटर पोल्यूशन, जो कि यमुना रिवर में हो रखा है। गवर्नमेंट को CNG व्हीकल्स कंपलसरी कर देनी चाहिए एंड पोल्यूशन चेक भी मैंडेटरी कर देना चाहिए सभी प्राइवेट व्हीकल्स के लिए।
सीएनजी व्हीकल्स इंट्रोड्यूस होने से काफ़ी पोल्यूशन कम होगा सिटी में। सिमिलरली दिल्ली गवर्नमेंट ने अब पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को सिटी के बाहर कर दिया है और यमुना रिवर क्लीनिंग ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी। ये मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं नोट्स में। सीएनजी प्रोड्यूस होता है रेन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि बायोगैस से, जो कि बनता है लैंडफिल्स या फिर एनएरोबिक डाइजेशन, जिसका मतलब ये है कि हम सीएनजी यूज़ कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए बिना एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन की मात्रा बढ़ाए। सीएनजी व्हीकल्स की तरफ स्विच होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी हेल्प करेगा कि हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें। इसका मतलब ये है कि हम बिना डरे सीएनजी यूज़ कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लेकिन हर अच्छी चीज़ की कमियां भी होती हैं, तो लिमिटेशंस है सीएनजी की। सीएनजी व्हीकल्स के लिए हाई प्रेशर सिलेंडर्स की ज़रूरत होती है जिसके अंदर फ्यूल स्टोर हो सके, जो कि ज़्यादा स्पेस लेता है व्हीकल्स के अंदर। सेकेंड लिमिटेशन ये है कि सीएनजी फ्यूलिंग स्टेशन बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल स्टेशंस। सो डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये कि रिफ्यूल करवाने के लिए प्लेस ढूंढना। सीएनजी रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव होता है पेट्रोल या डीजल से। और लास्ट लिमिटेशन ये है कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक पावर जितना ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता। सो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको सब समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिखना ना भूलें। यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।